प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले काफ़ी दिन से मिसाक जमहूरियत की बात हो रही है, एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत पर बात हो रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इसका जिक्र शुरू किया, फिर इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने इस पर अपनी राय का इजहार किया। आज बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ ने नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत पर एक न सिर्फ करारदाद पेश की है, पास की है अपनी पार्लिमानी पार्टी में, बल्कि जमहूरी कुव्वतों को दावत दी है कि वो इस नए मिसाक जमहूरियत पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए आगे बढ़ें। यानी एक सियासी जमातों के दरमियान कुछ निकात पर इत्तफाक हो जाए। वो निकात क्या हो सकते हैं उसकी ज़ाहिर है डिटेल्स में जाया जा सकता है जब ये डिस्कशन शुरू होगी, लेकिन एक चीज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इशारा दिया है और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ, कि तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ के हवाले से बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले काफ़ी अरसे से ये देखा जा रहा है कि जब भी इलेक्शन होते हैं ये बहस शुरू हो जाती है कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, चाहे वो 2018 के इलेक्शन हो, चाहे वो 2013 के इलेक्शन हो, चाहे वो 2024 के इलेक्शन हो। पाकिस्तान में इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठते हैं और इसी दौरान हम देखते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पर भी बात होती रही है। तो आज तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ होनी चाहिए, इसका नया ढांचा होना चाहिए, नए चीफ और नए मेंबर्स और जो भी इसका ढांचा हो, और वो सियासी जमातें आपस में तय करें कि क्या हो सकता है। अब इस पर बाकी सियासी जमातों का ज़ाहिर मौक़िफ़ आना बाकी है कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम इस पर मौक़िफ़ लेंगे। दूसरा, महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से तकरीबन तय हो गया है कि वो जुमेरात तक वो नोटिफाई हो जाएंगे और वो अपोजिशन लीडर आ रहे हैं। काफ़ी अर्से से उनका नाम पीटीआई ने प्रपोज़ किया था, लेकिन वो नोटिफाई नहीं हो पा रहे थे। अब शायद तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं और महमूद अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वक्त में जब महमूद अचकज़ई साहब सड़कों पर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकले हुए हैं, 8 फरवरी के लिए कॉल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आइए पहिया जाम कर दीजिए, 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज होना चाहिए, और अपोजिशन लीडर भी वो बनने जा रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इससे क्या क्या होगा। अलीमा खान साहबा ने आज कहा है कि 8 फरवरी का लाहे अमल हम अभी देंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन ये तय है कि डी चौक नहीं जा रहे। जब डी चौक नहीं जा रहे तो फिर क्या होने जा रहा है, ये कार्ड्स तहरीक इंसाफ ने अपने सीने के साथ लगा के रखे हैं, अभी वो शो नहीं कर रहे। उधर शजील मेमन साहब ने तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद की है और कहा है कि कराची में 9 मई दोहराने की कोशिश की गई, और उन्होंने कहा कि हमने तहम्मुल से काम लिया, पीपल्स पार्टी ने कहा, और हमने तहम्मुल से काम लिया। सिंध हुकूमत ने पर्चा नहीं काटा, 8 फरवरी को पहिया जाम होने नहीं देंगे, ये शजील मेमन साहब ने कहा। तो अब मजमूई तौर पर जो इस वक्त मंजरनामा बन रहा है पाकिस्तान की सियासत का, उस पर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पाकिस्तान की जो माइंस एंड मिनरल्स का पोटेंशियल है वो कितना है, उस पर पाकिस्तान में कैसे काम हो रहा है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, प्रोग्राम के दूसरे से उस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, PMLN के रहनुमा। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। शौकत पराचा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़कार हैं, बहुत शुक्रिया पराचा साहब। और शौकत बस्सा हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, इस वक्त अडयाला के बाहर मौजूद हैं, 2 दिन पहले वो कराची में थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी जो स्ट्रीट मूवमेंट के सिस्टम में चीज़ें चल रही हैं, बस्सा साहब उसमें पेश हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हिकमत अमली उनके पास है, ये उनसे भी हम जानेंगे। जो आज हुज़ैफ़ा रहमान साहब तहरीक इंसाफ ने तजवीज़ पेश की है नए मिसाक जमहूरियत की, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये मुनासिब तजवीज़ है और क्या वाकई तमाम सियासी जमातों को इस पर गौर करना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। मैंने, चूँकि मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैंने उनके जो तजवीज़ है पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन आपकी दी गई मालूमात में इक्तफ़ा करते हुए देखें, इसे खुशाइंद मैं करार देता हूँ। सियासी जमातें इसी तरीके से एक दूसरे से बातचीत करती हैं। कुछ तजावीज़ पे हमें एतराज़ भी हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने कोई मुतालबा रखा है कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ हो, कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है, बातचीत होनी चाहिए। PMLN भी हमेशा शिकवे करती रही 2018 के इलेक्शन पर, 2024 में PTI करती रही। अगर इलेक्शन कमीशन मजबूत होगा, शफाफ मेम्बरान पर मुश्तमिल होगा, लामहला दोनों की शिकवे शिकायतें दूर होंगी। इसके अलावा भी जो बातें आपने की हैं, मेरे ख्याल से उस पर किसी फरीक को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। और एक खुशाइन बात है कि अगर तहरीक इंसाफ जो है सियासी अमल में दोबारा वापस आ रही है और सियासी मुतालबात ही सामने रख रही है, पहले जिस तरीके से मैं ना मानू वाली पॉलिसी पर चलती थी वो पॉलिसी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। और बीइंग द मेंबर ऑफ PMLN कहीं, या बीइंग द मेंबर ऑफ द कैबिनेट या एक सियासी वर्कर की हैसियत से मुझे इस पे इत्मीनान हो रहा है, क्योंकि मुल्क में ज़ाहिर है अगर सियासी लोग आपस में सियासी बातचीत करेंगे तभी जो मुल्क का माहौल है वो बेहतर होगा
उसके जो सियासी इस्तेहकाम के असरात हैं वो आपके मुआशी इस्तेहकाम पर पड़ेंगे। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें एडमिट करनी चाहिए, अगर आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, एक जमात सड़कों पर हो, मुसलसल आपके खिलाफ बयानबाजी कर रही हो, उसका लामहला आपको नुकसान होता है। और ख़ासतौर पर रूलिंग पार्टी को ये नुकसान होता है कि उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो कामयाब नहीं हो पा रही होती। बिजनेसमैन मुल्क से भागने की कोशिश करता है, या अगर नहीं भी भागता तो खौफजदा रहता है। तो एक अच्छी बात है जिस तरीके से तहरीक इंसाफ अगर बातचीत करेगी तो उन्हें सियासी स्पेस मिलेगी, उनके लिए हालात मुवाफिक होंगे। इसी तरीके से पीएमएलएन जो है उसको एक सियासी इस्तेहकाम आप मिलेगा। अपनी ही पार्टी की उन लोगों से उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करते, अपनी ही पार्टी में जो लोग आपकी कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल एक ख़त्म शुद्ध पार्टी है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, वो अगर 100 बंदा डाला के बाहर आ जाता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा सारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, ज़बरदस्त हो रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब नॉन एंटिटी है, मैटर ही नहीं करती। तो आप इससे इत्तेफाक नहीं करते फिर? जी बहुत शुक्रिया सऊदा साहब, आप मुझे जानते हैं, मैं कव्वे को कभी लाल या सफेद नहीं कहूंगा। मैं तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, आपको पता है मैं उन पर दलील पे मबनी तनकीद करता हूँ। बानी तहरीक इंसाफ के नजरियात का मैं शदीद मुखालिफ हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है कि वो सियासी जमात है, स्टैंडिंग रखती हैं। पीएमएलएन ने ज़िमनी इंतखाब में जिस जमात से मुकाबला किया उसी से किया, अगर रनर अप जो कैंडिडेट थे उसी के थे, आज अगर अपोजिशन लीडर उसी का ही हिमायत याफ्ते जो उसके अरकान असम्बली हैं 78 के करीब हिमायत याफ्ता लोग हैं जिन्होंने उनकी हिमायत की है 76 के करीब। तो जाहिर है मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो कोई जमात खत्म हो गई है, नहीं। मेरे ख्याल से इस तरह की जो है खुश फहमी हमें नहीं रखनी चाहिए और इसी तरह की खाम ख्याली तहरीक इंसाफ को भी नहीं रखनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे की सियासी हैसियत तस्लीम कर आगे बढ़ना होगा। और मेरे ख्याल से दोनों जमातों के लिए ये है कि अब मरो और मार दो और एक दूसरे को जेलों में डाल दो या एक दूसरे पे झूठे केसेस बना दो। जो तहरीक इंसाफ ने हमारे खिलाफ की है या उसके बाद तहरीक इंसाफ ने फिर भुगता भी मकाफात अमल होता है। मेरे ख्याल से नाउ इट्स द टाइम कि दोनों सियासी जमातें जो है आगे बढ़े और बात करें और आइंदा के लिए ऐसी चीजें तय कर लें कि जो चीजें जो है, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल जो है वो सुलह करना होता है। जी। और सुलह का बेसिक जो है, जो बेसिक जो बुनियाद, लेकिन अब इसमें सवाल ये पैदा हो रहा है ना हमारे ज़हन में, आखिरी बात बहुत अहम, सुलह की जो बुनियाद होती है वो तब होती है जब आप मेज पर बैठकर एक दूसरे की तल्ख बातों का तस्करा ना करें, एक दूसरे के खिलाफ मुतराजा बात ना करें। तो मैं चाहता हूं कि हम दोनों फरीके मेज पर बैठें। मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना कि फिर सवाल हमारे जहन में अब यही पैदा हो रहा है ना, और जाहिर है लोगों के जहन में भी, कि एक तरफ हम बात करें नए मिसाके जमहूरियत की और दूसरी तरफ शौकत बस्सा साहब आप अगर मेरे साथ मौजूद हैं तो दूसरी तरफ आप 8 फरवरी को पहिया जाम की कॉल दे रहे हैं, आप पाकिस्तान भर को बंद करने की कॉल दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चल सकती हैं? यानी आज बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि नया मिसाक जमहूरियत आए, तमाम सियासी जमातें बैठें, तमाम जमहूरी कुव्वतें बैठ जाएं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मुल्क को बंद कर दो। दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चलेंगी? अब्दुल्ला भाई, पहली बात तो मुझे उम्मीद थी कि आप मुझसे पूछते और मुबारकबाद देते कि कराची में आपने देखा कि एक ऐसा ईदुल मिसाल इस्तेमाल हुआ है इमरान खान के सिपाही का, जो जोश था, जज्बा था। आप यकीन मानिए लाखों लोग सड़कों पर थे जी, और वहाँ पर यूं लग रहा था कि जैसे जश्न का समय है जी, और हर सड़क पर हर गली में जी। बस्सा साहब उस पर तो मैं आगे जरा अगले मौजू पर आते हुए आपके पास आना चाहता था, क्योंकि शजीर मेमन साहब ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा है कि आप तो 9 मई करना चाहते थे कराची में, आपने दोहराने की कोशिश की। उस पर मैं अभी रद्द-ए-अमल लेता हूँ आपका, लेकिन पहले जो मैंने जिस पर गुफ्तगू शुरू की, अगर आप उस पर अपनी राय का इजहार कर दें। देखिए, फिर आपको मैं गुजारिश ये है कि क्या जलसा जुलूस हो गया हो, क्या नहीं है? हाँ, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त चूंकि जमहूरियत नहीं है, क्योंकि ना आइन बचा है, एक इमरान खान को झुकाने के लिए यहाँ पर अदालतें पता कर ली गई, मीडिया का गला घूम दिया गया, पार्लियामेंट पता हो गई, तो वहाँ पर तो जाहिर इस वक्त हक नहीं है कि हम एहतजाज कर सकें। आप मुझे बताइए कि डायलॉग किन हालात में? उन हालात में जब आप यहाँ पर इमरान खान की बहनें मिलने आती हैं, उनके पास हाईकोर्ट के ऑर्डर मौजूद है, मुखला मिलने आते हैं, दोस्त मिलने आते हैं, तो यहाँ का दरबान, यहाँ का सिपाही उन्हें जूते की नोक पे रखता है। जब हम यहाँ बैठते हैं पुरअमन तौर पर हमारे वाटर कैनन चलाया जाता है, टीयर गैस चलाई जाती है। इमरान खान को आपने आज 6 महीने से आइसोलेशन में रखा हुआ है। देखिए, सब छोड़ दें, एक जेल मैनुअल्स है, एक ऑर्डर है अदालतों का। जब आप इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाएंगे, जब आप उनके अंदर जेल के अंदर उनकी सख्तियां करेंगे, तो मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, ये तो फिर आप आपने बैरिस्टर गौहर साहब की बात का जवाब दे रहे हैं, आप तो काउंटर कर रहे हैं उन्हें, आप तो उन पर की बात क्या आ रहा हूँ। ये बैरिस्टर गौहर, ये फिर बैरिस्टर गौहर का मतलब आप इत्तेफाक नहीं करते उनसे?
पहली बात तो ये सुन लें कि जो मुज़ाकरात का इख्तियार है, जो डायलॉग का इख्तियार है इमरान खान साहब ने, वो महमूद खान अचकजई साहब और राजा अलामा नासिर वाद साहब को दी है। बात वही कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर भी वही कर रहे हैं कि हाँ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात करने के लिए उनको हमने, आपको याद है कि जब हमने यहाँ पर APC की थी इधर अपना शाहबाद के अंदर, हमने उसका एलामिया जारी किया था। क्या एलामिया जारी किया था कि आए हम आपके साथ बैठना चाहते हैं जिन बुनियाद शराइत पर कि पाकिस्तान के अंदर 1973 का आइन बहाल किया जाए, यहाँ रूल ऑफ लॉ हो, और सबसे बेहतरीन पाकिस्तान अगर आगे बढ़ना है तो एक ही हल है कि यहाँ फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाए और यहाँ पर जिसको अवाम मुंतखब करे वो यहाँ का हुक्मरान हो। बदकिस्मती से 8 फरवरी को जो फैसला सुनाया गया अवाम की तरफ से, हर तरह के जुल्म जबर के बावजूद दुल्ला भाई 2/3 मेजोरिटी दी, इमरान खान जिनको वजीर आजम होना चाहिए था वो जेल में बैठे हैं, जिनको अवाम ने 32 शिकस्त दी, हारने वाला, अपनी सीट हारने वाला 17 सीटों के साथ शहबाज शरीफ को वजीर आजम लगा दिया गया, हारने वाली मरियम बीबी को 37 सीटों के साथ पंजाब में वजीराना लगा दिया गया, कोई सदर बन गया, कोई गवर्नर बन गया। ये तो हालात है। हम बिल्कुल मुज़ाकरात देखें, तो जंगें भी होती है ना, जंगों के आखिर पे मुज़ाकरात होते हैं। अब पाकिस्तान का जो मुआशी तौर पर सूरत हाल है, छोड़ तमाम मामला को, इस वक्त पाकिस्तान में एक लीडर है फेडरेशन का, आपने कराची देख लिया, आप लाहौर देखें, अभी मेरे से किसी ने पूछा सहाफी ने कि लाहौर में जो बर्बरियत जुल्म हो रहा है 3 साल से, ना किसी की जान महफूज है, ना माल ना इज्जत, घर तोड़े जा रहे हैं, कारोबार बंद किए जा रहे हैं, माओ बहनों बेटों में जेलों में डाला जा रहा है, इसलिए हमें कहीं मीनारे पाकिस्तान में एक जलसा करने की इजाजत दे, इनको लग पता जाएगा कि कौम 90% सही है। ठीक है, आप राइट। मैं अब शजील मेमन साहब ने जो कहा है, जगह आप कराची की बात करना चाह रहे हैं, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन आपने एतराज़ात किया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे, अभी हुज़ैफा रहमान बैठे हैं, ये एतराज़ात कर रहे होंगे 2018 के इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी को दोनों ही पे एतराज़ था। तो प्राचा साहब, आपके ख्याल में फिर सियासी जमातें इस नतीजे पर पहुंच नहीं गई या उन्हें पहुंच नहीं जाना चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन या इलेक्टोरल सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, इसी वजह से हर दफ़ा किसी ना किसी एक फरीक को एतराज़ात रहते हैं? तो क्या संजीदगी के साथ तमाम सियासी जमातें इस नतीजे पर नहीं पहुंची होंगी कि हाँ वाकई बैठ जाना चाहिए और एक ऐसा इलेक्शन कमीशन तश्कील दे देना चाहिए जिस पर किसी को एतराज़ ना हो? प्राचा साहब जी, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जिस मौजू से आपने प्रोग्राम शुरू किया कि PTI की पार्लिमानी पार्टी ने ये कहा है कि नया मिसाक जमहूरियत होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है आपको, मुझे बतौर जर्नलिस्ट इसको वेलकम करना चाहिए। बाकी जो सियासी पार्टी का मौक़िफ़ है वो दोनों हमारे दोस्त हैं, दोनों ने बयान कर दिया, लेकिन माशरा या सोसाइटी का जो किरदार है वो भी बड़ा बनता है कि किस तरह से माशरा रिस्पॉन्ड करता है, माशरे में रहने वाले अफराद रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मेरे लिए तो ये एक वेलकम मूव है। बिल आखिर ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उस वक्त बानी PTI खान साहब अपनी तकरीरों में धरनों तक कहते थे कि ये मुकमुका हुआ है, ये करप्शन का पैसा जो है वो दोनों ने एडजस्ट करने के लिए ये किया है। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि PTI को भी ये इस नतीजे पे पहुंचना पड़ा कि हाँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और उसमें सबसे बढ़कर जो आपने नुक्ता उठाया इलेक्शन का, कि सिवाय 70 के कोई इलेक्शन पाकिस्तान में, ये बात दुरुस्त है खान साहब की जो अपने जलसों में कहते रहे, दर्रों में कहते रहे कि 70 के अलावा कोई इलेक्शन जो है वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं था या आइन के मुताबिक नहीं था। 213 से 218 आर्टिकल जो आइन के हैं उसमें तो यही बयान किया गया है। आज जो बात PTI की पार्लिमानी पार्टी ने की कि उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की, वैसे ये गवर्नमेंट तो इवन 2022 से PDM की गवर्नमेंट थी और अब तक ये गवर्नमेंट यही कहती रही है कि आए हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बात करें, इलेक्शन पे सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें ना, 2013 के इलेक्शन के बारे में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि ROs के इलेक्शन थे। 2018 के इलेक्शन में कहा गया था कि RTS बिठा दिया गया। 2024 के इलेक्शन में अभी भी बसरा साहब जो फरमा रहे थे, उनकी मसलसल कंटेंशन है 8 फरवरी 2024 से ले गए आगे तक। इसका हल क्या स्ट्रीट्स में है? इसका हल अगर स्ट्रीट में होता तो फिर वो 25 मई 2022 को जब खान साहब
पेशावर से हेलीकॉप्टर के जरिए स्वाबी आए थे, स्वाबी से फिर आगे आए थे, तो फिर हल निकल आता। या फिर वो नवंबर में जब पिंडी आके बैठ गए थे, हल निकल आता। या फिर अली अमीन खान गंडापुर 2 बार अक्टूबर में और नवंबर में 26 नवंबर तक वो जब इधर से जलगार करके इस्लामाबाद पहुंचे तो हल निकल आता। उसमें हल नहीं निकलता। हल निकलेगा जब आप मिल के बैठेंगे, हल निकलेगा जब आप एक दूसरे के कंसर्न सुनेंगे, हल निकलेगा जब कोई एक वायबल जो है वो सोल्यूशन निकाला जाएगा। ये नहीं है, मेरी बात सुने, मैं या आप, हम जो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म जरूरी हैं, ये नहीं है कि सियासतदानों को पता नहीं है, सबको इल्म है, सब इस बात को रियलाइज करते हैं, सबको एहसास है। और उसी एहसास के पीछे, उसी एहसास की वजह से 2004-5 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में साइन हुआ था, जिसमें फिर बाद में खान साहब ने भी साइन किए थे, वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। और अभी 27 दिसंबर को लाड़काना में, नोडेरो में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी तकरीर में कह रहे थे ना कि एक दिन आएगा सियासतदानों को बैठना पड़ेगा। अब लगता है कि आज की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, उसमें अगर वाकई ये जेन्युइन एहसास आ गया है और फिर खान साहब इसको एंडोर्स भी कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये ना हो कि गौहर खान साहब या दीगर जो पार्लिमानी पार्टी वाले हैं वो एक फैसला करें और पता चले फिर खान साहब का वीटो आ जाए, क्योंकि होगा वही जो खान साहब चाहेंगे। अगर खान साहब ने एंडोर्स किया तो फिर ये पॉसिबिलिटी होगी, वरना मुझे नहीं लगता फिर कोई ऐसी पेशरफ्त होगी। लेकिन मैं इसको यही तो तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं ना कि खान को निकाल के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, खान से मुलाकात ही नहीं होगी तो बातचीत कैसे होगी। तो हुज़ैफा रहमान साहब, ये तो बात समझ में आने वाली है ना कि कोई भी सियासी जमात अपने कायद या अपने लीडर के मशवरे के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। यानी ऐसे ही है कि पीपल्स पार्टी के किसी लीडर से कहा जाए कि आपने बिलावल साहब से मशवरा नहीं करना, या पीपल्स या नून लीग से कहा जाए कि कायद जो हैं नवाज शरीफ साहब, उनसे बात नहीं करनी और उनसे मुलाकात बंद है और आप आगे चलें, तो क्या पीटीआई का ये मुतालबा आपको जायज़ नहीं लगता कि भाई ठीक है, हम बातचीत के जरिए आगे बढ़ने को तैयार हैं, मगर हमें अपने कायद की इनपुट तो लेने दीजिए? नहीं, ऐसा हुआ है जी, पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हुए, पीपल्स पार्टी फिर भी सियासी अमल में उन्होंने हिस्सा लिया। मियां नवाज शरीफ साहब माइनस हुए 17 में, हमने फिर भी अपना वजीर आजम बनाया। और 18 में मैं तो मुशावरत की बात कर रहा हूँ ना जी, वो तो देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब तो नवाज शरीफ साहब से उस वक्त भी मुशावरत करने जाया करते थे। मुशावरत का ही बताता हूँ आपको, मुशावरत का भी बता देता हूँ। 3 महीने ऐसे आए थे असदुल्ला साहब, आपने कॉरेस्पोंडेंट जो लाहौर में जेल की बीट करते हैं उनसे चेक करवा लें कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हमजा साहब और मरियम साहिबा चारों जेल में थे और मुलाकातें मुकम्मल बंद हो गई थी। सिर्फ आजम नजीर तारड़ साहब हाई कोर्ट का एक ऑर्डर लेकर 3 महीने के दौरान सिर्फ एक उनकी मुलाकात हुई थी। तो मियां साहब ने अंदर से पैगाम भिजवाया कि मोस्ट सीनियर आदमी सब पार्टी का जो बाहर है वो ख्वाजा आसिफ है, जो ख्वाजा आसिफ फैसला करे सियासी हवाले से वही मेरा फैसला होगा। पहली बात तो ये है कि अगर आप इस हद तक सियासत में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरी जमात मुझसे मशवरा लेकर आगे चले, आप फिर इदारों के सरबराहों को गालियां नहीं देते, आप किसी के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते कि कन्फ्रंटेशन इतना पीक पर चली जाए कि आप सियासत करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाए। आप अपने सियासी मुखालफों को जो है वो मीर जाफर या मीर सादिक जैसे अलकाबात से नहीं नवाजते, आप अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद नहीं करते। जब आप किसी को दीवार से लगाएंगे तो ला माला देंगे, बिल्ली कभी आप पर हमला नहीं करेगी, अगर आप उसे कमरे में बंद करेंगे तब वो आपके मुंह पर हमला करेगी। बानी तहरीक इंसाफ ने सियासत में इतनी सख्ती और तलखी पैदा कर दी है जो इनकी जमात को अब समझ आ गई है। इनकी जमात अब इस बात पर एग्री है कि इनिशियली 2-4 महीने जो मुज़ाकरात के हैं वो बानी के बगैर ही आगे चलाते हैं ताकि कम से कम तलखी खत्म हो जाए और कुछ चीजें जाहिर है जो जख्म है वो जख्म भर जाए। दोनों साइडों की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद जाहिर है मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं कि कोई जमात भी अपने कायद या अपने सरबराह या जिसके नाम पर वो वोट लेती है उसको कैसे माइनस कर सकती है। ना हम माइनस करना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ से ये तवक्को नहीं करते थे जो कुछ उन्होंने किया और उससे तलखी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जाहिर है अगर बातचीत को आगे चलाना है तो ऐसे लोगों को आगे लाना होगा कि जो कि इस तलखी को कम करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की सजाओं पे बात नहीं होगी, बाकी चीजें पे बात बाद में हो जाएगी। अभी जिस तरीके से इनिशियली उन्होंने तजवीज दी कि इलेक्शन कमीशन शफाफ हो, शफाफ इंतखाबात हो, 2024 के इंतखाबात की इंक्वायरी का इनका मुतालबा है, तो हम कहते हैं 18 की भी आप कर लें। ये सारी चीजें जब आप डिस्कस करना शुरू करेंगे, दिन में 4-5 मरतबा इनके एमएनए से हम मिलेंगे, ये हमसे मिलेंगे, इनके अपोजिशन लीडर हमसे बात करेंगे, हमारे वज़ीर आज़म इनसे बात करेंगे, तो लामहला ये जो एक दुश्मनी की फिजा है ये कम हो जाएगी
फिर इख्तलाफात रह जाएंगे, फिर जरा बाकी चीजों पे भी बात की जा सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि अभी बात की जाए, मेरे ख्याल से कोई फरीक भी नहीं करेगा। ना तहरीक इंसाफ से अगर हम कहें कि जी अभी आप माफी मांगे हमसे और आप 9 मई की भी माफी शुरू कर दें, मेरे ख्याल से शायद मैं देख रहा हूं कि आने वाला वक्त जो है तहरीक इंसाफ 9 मई पे माफी भी मांगेगी, बानी तहरीक इंसाफ उसे पीछे भी हटेंगे और हुकूमत भी 2-4-5 कदम पीछे हटेगी। और मैं पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की तरफ सूरत हाल को ज्यादा मैं देख रहा हूँ। चलिए, ये तो बहुत ही मुस्बत बात है। मुल्क को अगर आप देख रहे हैं और आप जाहिर है हुकूमती क्वार्टर्स में रहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि वहां पर इस तरह की फजा डेवलप हो रही है तो बहुत ही खुशाइंद है ये बात कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो मैं आपने दो बातें की हैं, एक बल्कि आपने एक सवाल आपकी गुफ्तगू से लेकर और एक शर्जील मेमन साहब की गुफ्तगू से लेकर, दो सवाल मैं रखूंगा बस्सा साहब के सामने। जैसे कि अभी हुज़ैफा साहब ने कहा कि 3 महीने ऐसे आए थे नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि जब उनकी मुलाकातें बिल्कुल बंद हो गई थी और उन्होंने आज़म मजीद तारड़ के ज़रिए पैगाम भेजा था कि बस ख्वाजा आसिफ जो कहें वही मेरा फ़ैसला है, इख्तियार दे दिया था उन्होंने। जब ये देखते हुए कि वो 3 महीने ऐसे कौन से थे, ये ज़ाहिर है शौकत बस्सा साहब को भी पता होना चाहिए कि उनके साथ भी ये हो चुका है। 3 महीने उनकी बिल्कुल मुलाकातें बंद हो गई थी। तो एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शौकत राजा साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? ये लफ्जी गोलाबारी तो चलें अपनी जगह पर है, पीपल्स पार्टी ने पीटीआई पर तनकीद की, पीटीआई ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की, दोनों का एक बैकग्राउंड भी है, कोई बहुत अच्छे खुशगवार ताल्लुकात भी नहीं है। लेकिन शर्जील मेमन साहब की स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं कि 9 मई इन्होंने दोहराने की कोशिश की और हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, पर्चा नहीं काटा? आपको ओवरऑल पीटीआई की इंटेंशन क्या दिखाई दी कराची में? पहले 2 दिन तो बहुत अच्छे थे। पहले 2 दिन जिसका आपने भी जिक्र किया कि सिंधी टोपी पहनाई गई, सिंधी अजरक पहनाई गई, वो जिसको पहनाई जाती है, दिस इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, वो एहतराम के तसव्वुर से पहनाई जाती है। खुद सईद गनी साहब वजीर हैं, वो गए हुए थे, उन्होंने इस्तकबाल किया और सुहेल आफरीदी साहब पहले 2 दिन तो खुद भी तारीफ करते रहे कि हम इनके शुक्रगुजार हैं, ये लफ्ज थे। तीसरे दिन जो है वो मसला बना जलसे के हवाले से। अब 2 आ रहा है कि बागे जिना में जलसा खुद ही पीटीआई ने अप्लाई किया था कि बागे जिना के अंदर जलसा करेंगे, एनओसी मिला, वो नासिर शाह साहब ने कहा भी सही, बरमला कहा कि 3 घंटे लेट दिया गया है, लेकिन एनओसी तो मिल गया। अब फिर आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि बागे जिना के अंदर जलसा करने की बजाय वो जलसा रोड पे उन्होंने करने की कोशिश की? और उसमें डीएसएनजी 9 मई को भी तो यही विजुअल थे ना, जो हमारी अपनी आज टीवी की डीएसएनजी तोड़ी गई। मुझे हमदर्दी है बसरा साहब की अगर विंड स्क्रीन टूटी है, लेकिन आज टीवी की अपनी डीएसएनजी तोड़ी गई। जिस चैनल में मैं काम करता हूँ, मैं तो विजुअल यहाँ बैठ के देख रहा था, ये उधर मौके पे थे, मैं तो नहीं था, लेकिन जो हम देख रहे थे या अपने चैनल से फीडबैक ले रहे थे, क्योंकि कोयटा में एक ब्लास्ट हुआ था तो हमारा एक कैमरामैन बेचारा शहीद हो गया था, हमें तो वो भी डर लगता है। 12 मई को हमारे ऑफिस पे अटैक हुआ था, फायरिंग होती रही, 2007 की बात कर रहा हूँ, तो हम तो डरते हैं कि कहीं वायलेंस इतना ना बढ़ जाए। लेकिन देखें ना, कराची एक बहुत ही सेंसिटिव शहर इसलिए है कि कोई 15 से 20 साल कराची ने मसलसल वायलेंस देखा है, मसलसल तशद्दुद देखा है। यानी लाहौर हो, पेशावर हो, रावलपिंडी हो, यहाँ सोसाइटी का स्ट्रक्चर और है। कराची में चूंकि एक मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक पॉपुलेशन है, अब वहाँ कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाए तो डर लगता है कि कहीं फसादात जो है वो कोई और रुख ना अख्तियार कर लें। यानी एमकेएम जब बनी थी, एक खातून, एक लड़की वहाँ उसकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद कराची ने जो वायलेंस देखा, पूरा 90s देखा, फिर अगले 10 साल, फिर उससे अगले 5 साल। 2013 में जब मियां नवाज शरीफ गए थे सितंबर में, मुझे याद है, एज वजीर आजम उन्होंने मीटिंग की थी, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी थे, तो तब जाकर वो एक्शन हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन अमान कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो सुकून है। लेकिन उस हसास शहर में जब इस तरह के विजुअल देखने को मिले, तो जिनकी जिम्मेदारी है, इन दैट केस शर्जील इनाम मेमन साहब चूंकि वजीर इत्तलात हैं, तो वो उन खदशात का इजहार करना चाहिए, उनको कंसर्न होना चाहिए। कोई गवर्नमेंट
कहीं अगर फ्लेयर ऑफ वायलेंस हुआ और वो गवर्नमेंट खामोश रहो, तो मेरा ख्याल है फिर हम कहेंगे कि गवर्नमेंट तो खामोश थी, गवर्नमेंट ने तो कुछ कंसर्न नहीं शो किया। उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया, जो उनकी जॉब है। जी बिल्कुल सही है सर। इसमें अब मामला ये कि चलेंगे, तो आपने पूरी हिस्ट्री कराची की बताई और शर्जील मेमन साहब पिछले अभी जो वीकेंड गुजरा है उसकी बात कर रहे थे, लेकिन अभी चंद ही हफ्तों में या चंद दिन में 8 फरवरी आने वाला है। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, इसके बारे में हुकूमत दो तरह से बात कर रही है। एक तो कह रही है कि जी इनकी हड़ताल नाकाम हो जाएगी, लोग इनकी हड़ताल पे कान धरेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट की है लोगों से कि आप पहिया जाम कर दें, उस दिन गाड़ी ना चलाएं, उस दिन आप दुकान शटर डाउन रखें। क्या गवर्नमेंट का भी कोई प्लान है पीटीआई की इस कॉल को नाकाम बनाने का? देखिए, बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। हमारे दो मौक़िफ़ हैं, एक हमारा ज़ाहिर है बीइंग पीएमएलएन सियासी मौक़िफ़ है, और दूसरा हमारा एक हुकूमत की हैसियत से एक इंतजामी मौक़िफ़ है। और सियासी मौक़िफ़ हमारा यही है कि इनके साथ ठीक है वोट बैंक होगा, मकबूलियत भी होगी, लेकिन स्ट्रीट पावर नहीं है, और इसीलिए बाकी जो माजी में की गई कॉल्स थी उसकी तरह ये कॉल भी नाकाम होगी। लेकिन अब आप इंतजामी अगर मौक़िफ़ की बात करेंगे, तो मैं यही चाहूँगा कि अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ ही रहे हैं और आपने नया COD का मुतालबा भी कर दिया है कि नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो और आपस में बैठकर मिलजुल कर मसाइल का हल निकाला जाए, तो अगर आप ये एहतजाज जो है 8 फरवरी को नहीं करेंगे, तो आप इसे 8 मार्च को भी कर सकते हैं, 8 अप्रैल को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टेज के ऊपर कोई ऐसा काम करते हैं, फिर आपकी बात को मैं बड़ा कर दूं कि कोई भी शरपसंद अनासिर जो है इसमें जो है दोबारा कोई ऐसा किरदार अदा करते हैं जिसके बाद जो है इस्लामाबाद का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, मुल्क के दीगर हिस्सों का, और आप पर दोबारा कोई मुकदमात कायम होते हैं, तो फिर जो एतमाद की जो फिजा है वो आप हम पर शक करेंगे, हम आपकी नीयत पे शक करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर आप जेन्युइन बात मुझसे पूछें, जिस स्टेज पर हम दोनों फ्रीक इस पर खड़े हुए हैं और मुज़ाकरात का आगाज होने जा रहा है, अपोजिशन लीडर की तैनाती हो रही है, तो अगर ये इस तरह की जो कॉल है, इस कॉल को अगर कॉल ऑफ कर दें, मेरे ख्याल से वो इनके लिए भी बेहतर होगा और एक हुकूमत के ऊपर भी बहुत ही अच्छा हो कि अगर हुकूमत कोई आगे बढ़ के इनिशिएटिव ले, टेबल पर बिठा ले और कहे कि देखिए हमने बातचीत का आगाज कर दिया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये कॉल ऑफ कर दें, तो गवर्नमेंट भी एक कदम आगे बढ़ के ये क्रेडिट दे सकती है मेरे ख्याल में। नहीं, बिल्कुल, देखिए हम कोशिश करेंगे, बात भी करेंगे, कोई अकड़ की बात नहीं है, कोई तकब्बुर की बात नहीं है, झुका हुआ दरख्त ही फलदार होता है। हम इनसे बात करेंगे, बैरिस्टर गौहर से भी बात करेंगे, अपोजिशन लीडर अगर तैनाती हो जाती है उनकी अगले 3-4 दिनों में, उन्हें भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो ये नहीं हो सकता कि स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी नहीं चल सकती। अगर हमें उनसे बातचीत करना हुई तो उसमें कोई मुज़ाहका नहीं है, और अगर हमारी बातचीत करने से या इवन कि हमारे चलकर जाने से भी वो ये कॉल को जो है कॉल ऑफ करते हैं, तो मेरे ख्याल से मुल्क के लिए कुछ भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, शौकत पराचा साहब, शौकत बस्सा साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके बहुत ही अहम मामले पर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर बात करते हैं, पाकिस्तान के मादनी वसाइल पर बात करते हैं, कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास, और ये पोटेंशियल अगले 10 साल में किस तरह से पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकता है, कितने ज़खायर हैं पाकिस्तान के पास, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल की दौलत से माला माल है। पाकिस्तान में तांबे, लिथियम, कोबाल्ट, नायाब ज़मीनी मादनियात और कीमती जवाहरात की बेपनाह दौलत मौजूद है, जिसे बरूएकार लाकर अरबों डॉलर की आमदनी हासिल की जा सकती है। रेकोटेक में 5.9 अरब टन मादनियात मौजूद हैं, जिसमें 15 मिलियन टन तांबा और तकरीबन 26 मिलियन औंस सोना मौजूद है। रेकोटेक में मौजूद मादनियात से दहाइयों तक हर साल 10 से 15 अरब डॉलर की आमदनी मुमकिन है। पाकिस्तान में मौजूद मादनी वसाइल की दौलत से हज़ारों नए रोज़गार के मौके पैदा किए जा सकते हैं और पाकिस्तान की तजारती तरक्की को नई जहत दी जा सकती है। पाकिस्तान की आलमी अहमियत में गैर मामूली इजाफा मादनी वसाइल की वजह से हुआ है, जो जदीद मईशत, दिफा और तवानाई की बुनियाद बन चुके हैं। मादनी वसाइल के बायस अमरीका पाकिस्तान को खित्ते के तवाज़ुन और इस्तेहकाम का कलीदी अंसर समझ रहा है, जबकि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई और सनती शराकतदारी को नई सतह पर ले जाने के लिए पुरआज़्म है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मादनी ज़खायर पाकिस्तान को दहाइयों तक मुआशी ताकत और स्ट्रेटेजिक वज़न फराहम करने की सलाहियत रखते हैं।
पाकिस्तान के मादनी ज़खायर पर आलमी मईशत और दिफाई टेक्नोलॉजी का इन्हिसार पाकिस्तान को मुस्तकबिल की सप्लाई चेन में मरकज़ी हैसियत दे रहा है। हुकूमत की जानिब से आलमी मयार की लेबॉर्ट्रीज़, सर्टिफिकेशन सिस्टम्स और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देकर मादनी पैदावार की शफाफियत और मयार को बढ़ाया जा सकता है। इसी तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल हन्नान साहब मौजूद हैं, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं और जियो साइंटिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। सर, कितना पोटेंशियल मौजूद है और क्या ये कहना दुरुस्त है कि जो सिर्फ रेकॉर्डिंग में मौजूद मादनियात हैं उससे हर साल 10 से 15 अरब डॉलर की आमदन मुमकिन है? हम यहाँ 1-1 अरब डॉलर के लिए हाथ फैलाते हैं पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली माजी में हमने ये देखा है, लेकिन अब ये पोटेंशियल जो दिखाई दे रहा है ये अमली तौर पर कितना जल्द मुमकिन है? बहुत शुक्रिया असदुल्ला। देखें, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूरी दुनिया में 2020 के बाद, 2020 के बाद जो एक ग्लोबल शिफ्ट आया है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त माइनिंग सेक्टर पे फोकस कर रही है। और क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पहले हाइड्रोकार्बन्स थे, अब मिनरल्स हैं। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, दुनिया जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं वो तमाम के तमाम जियोलॉजिकल डेटाबेस में जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं या स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, ये तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान में जो रिकोटिक का एरिया है वो तकरीबन 194 स्क्वायर किलोमीटर की लीज एरिया है, जिसमें जो माइनिंग स्टार्ट होनी है 2028 से, और इसका जो एक फ्री कैश फ्लो है वो तकरीबन एस्टिमेटेड है $74 बिलियन, $75 बिलियन। ये एक छोटा सा एरिया है। पाकिस्तान की पूरी जो चागी मैग्मेटिक आर्क है, जो तकरीबन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से स्टार्ट होता है और 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक जाता है, ये पूरी बेल्ट सेंट्रल एशिया तक जाती है। सो रिकोटिक के अलावा अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसमें हमारे पास साउथ में दश्ते कैन है, रिकोटिक है, फिर स्यादिक है। स्यादिक एक बहुत अच्छा एरिया है। उसके साथ पूरा ये बेल्ट हमारी मैग्मेटिक है, जिसमें हमारे पास गोल्ड है, कॉपर है, लिथियम है, एंटीमनी के डिपॉजिट हैं, कोबाल्ट है, निकल है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। इसी तरह पाकिस्तान के जो नॉर्थ के एरिया है, इसमें भी बहुत सी मादनियात पाई जाती हैं। सो ये जो एक माइनिंग फेज स्टार्ट हो गया है और क्रिटिकल मिनरल का दौर है, इसमें पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है कि जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट कर सकते हैं। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड की जो सप्लाई चेन की मार्केट है उसका पार्ट बन सकते हैं। अगर आपको मैं एक हिस्ट्री बताऊं, 2023 में जो फर्स्ट मिनरल समिट हुआ था, गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लिया टू इन्वेस्ट इन द मिनरल सेक्टर, और 2025 में जो PMIF हुआ उसके बाद तकरीबन 18 MOU साइन हुए गवर्नमेंट के बिहाफ पे और बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में आई। इस साल दोबारा 2026 में PMIF हो रहा है। सो ये जो आपको बताऊं कि इस दौरान हुआ क्या, सऊदी अरब की कंप्लायंस बनी, फ्रांस आया, जापानीज गवर्नमेंट के साथ हमारे MOUs हुए, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन और सबसे बड़ी बात अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स पे एक्सप्लोरेशन कर रहा है और पाकिस्तान में बहुत सी क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि अनडिस्कवर्ड है। सो ये एक स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक ऐसा एनवायरनमेंट, अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ सकता है और हम हमारी जो पर कैपिटा इन $, लाइक फ्रॉम 1600 से लेके हम उसको अगले 10 से 15 साल में डेवलप कर सकते हैं। ये तमाम चीजें बनती हैं जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, तमाम गवर्नमेंट के दायरे मुतहरिक हो। इस वक्त आपको बताता चलो कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के ऊपर, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज कर गई है, क्योंकि हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये एक ऐसा सेक्टर था जो कि अनडिस्कवर्ड रहा है। अगर हम नॉर्थ पाकिस्तान से स्टार्ट होते हैं, हमारी पूरी GB की बेल्ट है, चित्राल है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान का जो मेजर पार्ट है उसमें नदरन चागी बेल्ट है, साउथ में खुशदार है, और खुशदार के साथ हमारे पास बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारी मॉडर्न इकोनॉमी में, डिफेंस में, एनर्जी सेक्टर में हेल्प आउट करेंगे। पाकिस्तान रिच है गोल्ड, कॉपर, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, जेमस्टोन, ये तमाम जो चीजें हैं ये तकरीबन $1 बिलियन के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और इसमें डेफिनेटली ये 1-2 साल की बात नहीं होती, ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत 10 साल 15 साल का साइकिल है। लेकिन अगर इस वक्त हम पूरी दुनिया की सप्लाई चेन का पार्ट बने तो आगे आने वाले टाइम में हम इस मार्केट को compete कर सकते हैं। और उसमें हन्नान साहब, इसमें अब इतना आपने बताया कि पोटेंशियल है और सुनने वालों को और मुझे खुद ये जान के बड़ी खुशी हो रही है कि इससे तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या हैं? अमली तौर पर क्या रुकावटें हैं कि हमने समिट भी किया, उसके बाद फिर हम कोई बहुत ज़्यादा इसमें पेशरफ्त नहीं हो सकी है? क्या रुकावटें, क्या चैलेंजेस हैं?
असल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चीजों को लेके चलना। एज अ जियो साइंटिस्ट आपको बताता चलूं कि कह देना बहुत आसान होता है, असल चीज है हमारे पोटेंशियल है जिसमें एक जियोलॉजिकल रिस्क है। बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है। हमारे जो माइनिंग प्रोफेशनल्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, माइनिंग इंजीनियर्स हैं, रिसोर्स पर्सन है, ये बहुत मुश्किल होता है इन चीजों को ढूंढना। तो उसमें टेक्नोलॉजी का फुकदान था, जो कि इस तरह के समिट से जब हमारे जेबीज होते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। दूसरी चीज है, असल माइनिंग साइकिल में कैश फ्लो तब आता है जब हम डेवलपमेंट फेज में स्टार्ट होते हैं। उसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट, लोकल सिक्योरिटी, रिस्क असेसमेंट है। सो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ऑलरेडी अगर पिछले 3 सालों से फैसिलिटेट कर रही है। जो सोशल कॉर्पोरेट एक 1% बजट होता है वो लोकल्स के ऊपर लगा रही है, उससे ट्रस्ट डेवलप होता है। स्मॉल इंसर्जेंसीज होती हैं, लेकिन असल चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना, ये एक रिस्क है। दूसरा रिस्क सिक्योरिटी का है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी विद द हेल्प ऑफ SIFC, कि एक फ्री इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया। जितने भी बैरूनी ममालिक से हमारे पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो गवर्नमेंट इसको, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, इसको खुद डील कर रही है। हमारे जो माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा मुतहरिक हो गए हैं। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वेज ऑफ पाकिस्तान, PMDC, तमाम गवर्नमेंट और हमारी स्टेट ओन कंपनीज हैं। आप देखते हैं मीडिया के अंदर कि 2-3 सालों में हर कंपनी जो है माइनिंग पे इन्वेस्ट कर रही है। सो ये रिस्क जरूरी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्क है, ये सबसे जो नीड ऑफ टाइम जरूरत है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रेन करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये चीज बहुत जरूरी है। अगर हम आने वाले दौर में देखें, पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में AMREC हुई, देन कनाडा के अंदर PDAC हुई। सो इसमें हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल जाते हैं। अगर हम वेस्टर्न मॉडल को देखें तो वो लोग अपने जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ट्रेन करते हैं। तो इस वक्त जो हमारे माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, जियोलॉजिकल सर्वेस के प्रोफेशनल है, उनको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्योंकि ये जब तक हम उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेंगे, हम अपने रिसोर्सेज को इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड नहीं कर सकते। अभी आपको बताऊं, इस वक्त सऊदी अरब में वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्यूचर मिनरल फोरम 2026 हो रहा है, जिसमें पूरी दुनिया के मोर देन 85 माइनिंग कंट्रीज आ रहे हैं जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेल है, रियो टिंटो है, सैमोज है, हदन ग्रुप है, BHP है, और पाकिस्तान का एक पूरा बूथ है। और पाकिस्तान में से काफी कंपनीज गई हैं, जिसमें OGDC, PPL, PMDC, FWO, ग्लोबाकोर, मारी एनर्जीज। तो ये बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन। और आपको आज अगर फर्स्ट डे का फीडबैक बताऊं, सो वन ऑफ द बेस्ट जो मिनरल पोर्ट्रे था आज फ्यूचर मिनरल फोरम में, वो पाकिस्तान का स्टॉल था। बिकॉज आवर कंपनीज आर देयर, दे आर गिविंग फीडबैक। सो ये रियल चैलेंजेस हैं जिसमें लोकल को फैसिलिटेट करना, उनके साथ साथ हमें फैसिलिटेट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स की डेवलपमेंट है, और सबसे बड़ी जो चीज है इक्विपमेंट। और माइनिंग साइकिल का जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है, जिसको हम कहते हैं कि रेवेन्यू जनरेट है, कि हम इंडिजीनियस प्रोसेसिंग फैसिलिटी पाकिस्तान में डेवलप करें। जो कि लास्ट PMIF में प्रेसिडेंट और हमारे जो आर्मी चीफ से जिनका विजन था कि हम रॉ ओर को लोकलाइज प्रोसेस करें। इसका फायदा ये होगा कि जो आने वाला PMIF है उसमें हम एक क्लियर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि ये तमाम चीजें हाइब्रिड मॉडल पे चलती हैं। इससे तो इस तासुर का भी फिर खात्मा हो सकता है कि जो हमारे एक जनरल परसेप्शन है कि हम जो है वो बहुत औने पौने दामों बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों को या दूसरे ममालिक को बेच देंगे और हमारे हिस्से में बहुत ही कम शेयर आएगा, तो हमें तो इससे कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अगर आप कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग यहाँ पर हो और यहाँ पर जो है वो लगें, प्लांट्स लगें और सारा यहाँ प्रोसेस हो रहा हो, तो उससे पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए लास्ट मिनरल समिट के बाद जून में बेरिक गोल्ड की MOU साइन हुआ कोमिट्सो के साथ, जो कि पूरी दुनिया में तकरीबन $400 मिलियन की ये एक MOU था, जिसमें रिकोडिक में माइनिंग इक्विपमेंट आना था। देन जुलाई में जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है BHP, जिसने बेसिकली इस डिपॉजिट को आइडेंटिफाई किया था, इनिशियल ड्रिलिंग की थी, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इनटू पाकिस्तान। और बहुत सी ऑस्ट्रेलियन फर्म जो मेरे नॉलेज में है, दे आर कमिंग टू पाकिस्तान, जिसमें ऑन लीड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, रियो टिंटो, BHP, सैमोस माइनिंग सोल्यूशन। उसके बाद अगस्त में बेरिक ने $3.5 बिलियन की जो एक फाइनेंसिंग थी उसको प्रिक्योर करना था। देन US मार्केट में आता है और इनकी एक MOU होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, FWO के साथ, जिसमें $500 मिलियन की डील तय हुई। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल की एक्सपोर्ट थी, फिर जापान, फ्रेंच, देन सऊदी अरेबिया, टर्की, ये इवन चाइना। देखें, चाइना पूरी दुनिया में हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, दे आर इक्विप्ड विद वन ऑफ द बेस्ट
प्रोसेसिंग फैसिलिटी। सो जब हम अपनी रॉ और को बाहर भेजते हैं तो उसमें हमारा फ्राइट चार्जेस आता है और उसमें कैश फ्लो कम है। तो इस तरह के समिट के साथ और इस तरह की अवेयरनेस के साथ इस वक्त आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ा फायदा लोकल्स को हो रहा है। हमारे बहुत से लोकल इन्वेस्टर जो कि एग्रीकल्चर में, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते थे, वो माइनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर फोर्थ पर्सन जो है इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेडिंग का सोच रहा है। मिनरल के, कोई बॉक्साइट पे काम कर रहा है, कोई एंटीमनी के बारे में सोच रहा है, कोई बॉक्साइट, कोई जो अदर हमारे मेटालिक और नॉन मेटालिक रिसोर्सेज हैं उसकी ट्रेडिंग पे काम कर रहा है। तो इसका नेट फायदा होगा कि चीजें जो है सिस्टमेटाइज होंगी और इन सिस्टमाइज होने के साथ साथ ये तमाम की तमाम चीजें जो है हमारे एक नेशनल ग्रिड का पार्ट बनेगी। और हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसका फायदा ये कि जियोग्राफिकली और जियोलॉजिकली हम एक ऐसी कमोडिटी पे हैं जिसकी ग्लोबली लीड बहुत ज्यादा है। वी हैव हिमालयस है, कराक्रम है। तो एक सिंपल पर्सपेक्टिव है कि जियोलॉजिकली जितनी भी मिनरल्स बनती है वो तमाम सेटिंग पाकिस्तान में मौजूद है। ये अंडर डेवलप्ड है और अंडर डिस्कवर्ड है। तो इन फ्यूचर गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट पॉलिसी, हमारे तमाम इदारे जो मुतहरिक हैं इसमें, जिसमें SIFC का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये नियर फ्यूचर में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रेवेन्यू स्टेट, एक कमोडिटी होगी जिसमें हम अपनी ग्लोबल डिमांड को मीटअप कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली जो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन है वो बढ़ेगी और ग्लोबल सप्लाई चेन का हम पार्ट बनेंगे। राइट, बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।